यह कहानी है थार रेगिस्तान की, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ मौजूद हैं बड़े बड़े किले, आकर्षक हवेलियां और आधुनिक शहर। यहाँ बंजर जमीन है तो हरे खेत भी दिखेंगे। थार का मरुस्थल समेटे बैठा है छोटे बड़े गांव और कस्बे। यहाँ वीरान पड़ी हवेलियां यह बताती है कि इनको बनाने वाले साहूकार या सेठ रेगिस्तान की प्रचंडता को झेल नहीं पाए और विस्थापित हो गए किसी बड़े शहरों में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान के बारे में विस्तारित कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। रेगिस्तान का अपना आकर्षण है। जैसे समुद्र के किनारे खड़ा होने पर प्रकृति की विराटता का एहसास होता है, उसी प्रकार रेगिस्तान के बीच से गुजरने पर भी। अफ्रीका, अरब व चीन आदि देशों में रेगिस्तान है, तो हमारे देश के पश्चिमी थार का बड़ा रेगिस्तान है। यह पंजाब के फिरोजपुर से लेकर राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ पाकिस्तान के कराची तक फैला हुआ है। रेगिस्तान क्यों बनते हैं? माना जाता है कि यहाँ आज रेगिस्तान है, वहाँ कभी न कभी समुद्र रहा होगा, जो यहाँ तो सूख गया है, यहाँ पीछे हट गया है। यही कारण है कि रेगिस्तान के गर्भ में तेल, गैस, कोयला या फिर अन्य प्राकृतिक पदार्थों का अथाह भंडारण छुपा हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर दिशा में जाएं तो सीकर रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है, जहां से आगे पाकिस्तान सीमा तक रेत के ऊंचे पहाड़ और टीले दिखाई देते हैं। बीच में हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गांव बसे हुए हैं। जो जो रेगिस्तान में अपना विशाल स्वरूप दिखाता है, त्यों त्यों गांवों के बीच की दूरी ये बढ़ती जाती है। आगे चलने पर बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में तो गांवों की बीच का फासला 20-30 किलोमीटर भी होता है। आबादी बहुत कम होती है। गांव नाम मात्र के होते हैं। केवल घास फूस की कच्ची झोंपड़ियां, वह भी अपने लोगों के, अपने पशुधन के साथ साथ चलते फिरते रहने के कारण कभी उदास बंद पड़ी रहती है और फिर कभी आबाद हो जाती है। रेगिस्तान का नाम सुनते या पढ़ते ही कई बातें एक साथ उभरती है, जैसे प्रचंड गर्मी, धूल भरी आंधियां, पानी का त्राहिमाम, अभाव, भूख और गरीबी से लिपटी निरक्षर व निरस जिंदगी। यह सब कुछ कहीं आधा तो कहीं आधे से कम सच है। यहाँ गर्मी में पश्चिमी तपती हवाओं के साथ लू के थपेड़े धूल उड़ाते हुए जब अपने तेज वेग से इधर होकर गुजरती है, तो यूँ समझिए पशु पक्षी से लेकर सारा जीव जगत अपने आप को छुपा लेने के लिए कोई न कोई जगह नहीं पा सकता। न मकान, न अंदर, न मकान के बाहर, कहीं भी नहीं। हर कोई इस तरह सोचता है, इससे तो अच्छा है कि सर्दी आ जाए। और जब सर्दी आ जाती है तो उत्तरी हवाओं के साथ हिमालय से चलकर शीत लहरें यहाँ तक पहुँच जाती है और लोगों के दांत बजने लगते हैं। तो लोग फिर सोचते हैं कि इससे तो अच्छा गर्मी भली थी। दोनों के बीच में आती है बरखा, रिमझिम करती और मौसम सम हो जाता है। न गर्मी न सर्दी। टीलों पर कड़कड़ी, तरबूज और खरबूजों की बेलें पसरती है। फूलों और फलों से आच्छादित हो जाता है। तब यहाँ मोर नाचते हैं। दूर दूर तक सुनाई देती है आवाज़ पीहू पीहू की। तब पिया याद आते हैं जब खेतों में होती है कामनियाँ। आते हैं बादल उमड़ घुमड़ कर, दूर देश से गुजरते बरसते। तब टीलों पर से पानी बहकर समतल पर आ जाता है। लेकिन अब कुछ सालों से लगातार बरसात का अभाव रहता है और अकाल रहता है, जैसे खुद व्यक्ति, समाज और राजनीति अपने पुराने नियम और परंपराएं छोड़ रहे हैं। नए नियम अभी भी नहीं बना पा रहे हैं। लगता है प्रकृति में भी वैसा ही कुछ घटित हो रहा है। विद्वानों का मत है कि राजनीति में परिवर्तन पर 150 साल पर आते रहते हैं, लेकिन प्रकृति अपने नियमों पर 20-30 हजार साल कायम रहती है। उसके बाद उसमें बदलाव और स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में पानी का भारी अभाव रहा है। घी दूध मिल जाएगा, पर पानी आसानी से नहीं मिलेगा। पिछले 10 सालों से इसके उलट हुआ है। रेत के टीलों के बीच 10-10 सालों के बच्चों ने यह नहीं जाना था कि आकाश से भी पानी बूंद भरकर गिरता है और बादल क्या होते हैं। एक रात ऐसी आई कि पानी आसमान से कहर बनकर गिरा। ढाणी और गांव के लोग सोए रह गए। देखते ही देखते ऊंचे पहाड़ों से टीलों के बीच रास्ता बनाती हुई एक नदी आ गई। 26 किलोमीटर लंबी झील बन गई रेत के महासागर के बीच। भूख और गरीबी यहाँ देश के बाकी हिस्सों का काम नहीं है। यहाँ आबादी का घनत्व शेष भारत से कम है। तपती लू में पैदा होकर पानी के अभाव में संघर्ष करते हुए बड़े होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे कांटेदार होते हैं। लोग कठोर व मेहनती हैं और स्वभाव से जिद्दी भी। किसान कभी सोचने विचारने के लिए समय नहीं निकाल पाता। यह रात और दिन अपने को खपाता रहता है, यह सोचते हुए कि इस साल नहीं तो अगले साल देगा भगवान उसको उसकी मेहनत का फल। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि भारत के ज्यादातर धनपति
बिड़ला, डालमिया, संघानिया, गोयनका, मोदी, मुरारका, बजाज, पोदार, बांगड़, सोमानी, मित्तल आदि सारे इन बड़े धोरों की उपज है। 200-250 साल पहले ही सेठों का अपना एक वैभव रहा है। आज इसे इस इलाका के सीकर, फतेहपुर, चूरू, बिसाऊ, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, बगड़, पिलानी, रामगढ़ आदि कस्बों में सेठों की खाली सुनी पड़ी हवेलियां को देखकर जाना जा सकता है कि इन हवेलियों की दीवारों पर बहुत सुंदर कारीगरी, चित्रकला आदि के नमूने हैं। सवाल यह उठता है कि इस रेगिस्तान में धन संपदा व व्यापार की यह कला कहां से आई, जो कालांतर में असम, बंगाल से लेकर शेष भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर छा गई। यह एक अलग शोध का विषय हो सकता है। संभवतः कभी यह इलाका एक मार्ग रहा। मध्य एशिया, अफगानिस्तान लेकर चीन से आपसी व्यापार को जोड़ता था। इसी मार्ग ने बीच में एजेंट पैदा किए जो चीन मध्य एशिया व्यापार के आपस में जोड़ते थे। यह इलाका सोने की चिड़िया की चोंच नहीं, पर एक पंख जरूर था अतीत में, जहाँ कुछ लोगों ने व्यापार करना सीखा। जैसलमेर की हवेली है। यह पटवों की हवेली के नाम से जानी जाती है। यह हवेली दुनिया की प्रसिद्ध 2-4 हवेलियों में से एक है। पीले पत्थर से बनी है। पत्थरों पर छेनियों और हथौड़ों से जो नक्काशी, हिलबूटे, फूल आदि बनाए हैं, उनको देखकर आश्चर्य होता है कि इनको बनाने में कितनी मेहनत व कितना श्रम लगा होगा। कहाँ से आया होगा इतना पैसा। इस हवेली में एक हिस्से में अब भी उसका एक कंकाल मालिक रहता है। बाकी हवेली सुनी पड़ी है। अंदर जाते वक्त भय उत्पन्न होता है कि वापस बाहर निकलने का रास्ता मिल पाएगा या नहीं। सिर्फ एक ही हवेली नहीं थी उस जमाने में इसके मालिक के पास। जैसलमेर के मकानों पर 1/3 हिस्सा उसके द्वारा ही निर्मित था। उसका धंधा था चीन के अफीम सप्लाई करना और कोटा, उज्जैन, मालवा आदि में अफीम की खेती के लिए प्रोत्साहन देना। इसमें शायद अफगानिस्तान का इलाका शामिल था, जो इतनी दूर दूर फैले व जुड़े थे। साम्राज्यवादी संसार के नीतियों के असर व तार चीन की अफीम पिलाकर गुलाम बनाने के लिए खेती भारत, अफगानिस्तान आदि में होती थी। गौर करने लायक बात यह है कि आजकल राजस्थान में भी लोगों को शराब खूब पिला रही है सरकार। पानी का इंतजाम नहीं है, पर शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी शराब व बियर की दुकानें मौजूद है। जो जितना भूखा व गरीब है वह उतना ही नशे का ज्यादा आदी होता जा रहा है, ताकि अपने घर परिवार, बाल बच्चों की बदहाली को भूल सके। बेरोजगारी व परिवार की आर्थिक असुरक्षा व भय नौजवानों को नशे का आदी ही नहीं बना रहा है। अनिद्रा, पागलपन के शिकार भी हो रहे हैं। आज के लोग सुबह शाम नहीं देखते, भरी दोपहरी में नशे में धुत रहने लगते हैं। हाँ, इस इलाके में प्रमुख कस्बों में सेठों की हवेलियां आज भी खाली पड़ी है। ये सेठ कहाँ से क्यों और कहाँ चले गए? हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अंग्रेजों का शासन अलग अलग तरीकों से काम कर रहा था। उनका जैसा सीधा शासन असम व बंगाल पर था, वैसा राजपूताना में नहीं था। शासन की 3 स्पष्ट शर्तें थीं। एक, देश की साम्राज्यवादी शासन। राजपूताना, जयपुर, जोधपुर, बाकी आदि में राजाओं की रियासत। और तीसरी, अलग अलग छोटे 5-10 गांवों की जनता पर सामंतों का शासन। आखिरी दिनों में अर्थात दुनिया के पैमाने पर एक व्यवस्था परिवर्तन के दौर में इधर सामंतों ने विद्रोह करके राजाओं के शासन को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों का इधर कोई आधार नहीं था, तो सीधे सामंतों का शासन हो गया। सामंत हर गांव में एक किसान को, जिसके 5 लेटेद बेटे थे, गांव का मुखिया नियुक्त कर शासन चलाने लगे। और यही कारण है कि सामंतों और बड़े बड़े साहूकार सेठों ने यहाँ पर रेगिस्तान में बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई है। तो दोस्तों, यह थी रेगिस्तान के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।